हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द आरबीआई साइन एन एमओयू विद विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेन बैंक फॉर कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ आरबीआई ने जो है एमओयू साइन किया है फॉर कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द सीसीआईएल। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस एमओयू को जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है जिनका नाम है टी रविशंकर, एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड्स डेप्यूटी गवर्नर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिनका नाम है सरा ब्रिडिन, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन ऑफ लिंकिंग सेबी कंप्लेंट रीएड्रेसल दैट इज स्कोर्स प्लेटफॉर्म विद ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल फ्रॉम 4 दिसंबर 2023 टू डैश। तो यहाँ पे देखो, सेबी ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है टाइमलाइन किस चीज का, सेबी का जो आपका स्कोर प्लेटफॉर्म है एंड जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इन दोनों को लिंक करने का टाइमलाइन जो है पहले 4 दिसंबर था, फिर इसे एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है स्कोर के बारे में। ठीक है, स्कोर जो प्लेटफॉर्म है इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है लॉन्च करने का, बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप जो आपके कंप्लेंट्स हैं वो फाइल कर सकते हो। ठीक है, स्कोर बेसिकली एक्ट एज योर platform for the investors to file their grievance against the listed companies या registered intermediaries which are unresolved। तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द एंटायर कंट्री फॉर द ईयर 2023 which was recently released by the यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट पे जाते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द असेसमेंट वाज कैरिड आउट जॉइंटली बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, CGWD एंड जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इन्होंने मिलके इस असेसमेंट को किया था, विच कैन बी यूज फॉर टेकिंग सूटेबल इंटरवेंशंस बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एज पर द 2023 असेसमेंट रिपोर्ट द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो आपका टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ये आपका पूरी कंट्री का कितना आया है, 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स आया है। और इस बार 11.48 BCM जो है हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है, 11.48 BCM विच इज बिलियन क्यूबिक मीटर, ये आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू 2022। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट आउट ऑफ 6,553 असेसमेंट यूनिट्स इन द कंट्री 736 यूनिट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज अ ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ये हम पढ़ेंगे, जैसे सेफ कैटेगरी आपकी हो जाती है, फिर ओवर एक्सप्लॉइटेड है, तो सारी ही कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड बी एंड ऑल ए बी एंड सी। तो हमें बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो कौन कौन से स्टेट्स में बड़ा है, या ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे जो टोटल बेसिकली जो ग्राउंड रिचार्ज है वो हमें ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये स्टेट्स आ जाते हैं आपके वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात एंड बिहार। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति रिलीज डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द कंट्री फॉर द ईयर 2023। तो ये आपका PIB का न्यूज़ है। ठीक है, वहां से हमने इसको लिया हुआ है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे ये असेसमेंट किया क्यों जाता है। इसका मेन काम है, ये इंडिकेशन देता है कि ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, इसके बारे में पूरा असेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, 2023 की जो रिपोर्ट है कि 226 असेसमेंट यूनिट्स में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखा गया है ग्राउंड वाटर कंडीशंस का, मतलब कि पानी जो है वो आपका ग्राउंड वाटर का बड़ा है। ठीक है,
अभी हमने बात की थी टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की, तो ये पूरी कंट्री का आपका कितना देखा गया है 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर। वहीं पे एक्सट्रैक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्सट्रैक्ट किया गया है ग्राउंड वाटर 241.34 बिलियन क्यूबिक मीटर का, ठीक है, मीटर्स का। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि 6553 असेसमेंट यूनिट यहाँ पे जो है वो टोटल यूनिट जिनका असेसमेंट हुआ है, जिसमें से आपकी 4793 यूनिट्स जो हैं इन्हें सेफ माना गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, इस नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली हम इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा इस टाइप का जो असेसमेंट है वो पहले भी किया जा चुका है, ठीक है। जैसे 1980 में एक हुआ था, फिर 1995 में, 2004 में, 2009, 2011, 2013, 17, 20 एंड 22 में। तो ये इस टाइप का असेसमेंट यहाँ पे किया गया था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कैटेगरीज होती हैं, कौन सी कैटेगरी में अगर ग्राउंड वाटर होगा वो सेफ होगा, ठीक है। जैसे दो आपको यहाँ पे जो है कॉलम मिल जाएंगे, स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और कैटेगरी, ठीक है। अगर हम ऐसा मान ले कि एक टैंक है, इसमें 100 लीटर आपका पानी आता है, ठीक है। अब इस 100 लीटर में से अगर आप पानी एक्सट्रैक्ट करते हो 70% या लेस देन 70%, तो ये आपका आ जाता है सेफ कैटेगरी में। वहीं पे सेमी क्रिटिकल कैटेगरी होती है जहाँ पे 70% से 90% के बीच में आप जो है एक्सट्रैक्शन करते हो। फिर क्रिटिकल आ जाता है जब 90 से 100 के बीच में ये आ जाता है आपका परसेंटेज। एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड होता है जब आप पूरा का पूरा पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज आपकी रहती हैं। इसके अलावा डिफरेंट ईयर्स के यहाँ पे आप जो है असेसमेंट यूनिट देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 2023 की हमने बात की थी, टोटल यहाँ पे आपकी असेस्ड यूनिट कितनी थी 6553। वहीं पे पिछले साल थी आपकी 7089, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे सेफ कितनी है ये हमने डिस्कस कर लिया, सेफ थी आपकी 4793, और हमने ओवर एक्सप्लॉइटेड वाली भी डिस्कस की थी 736। वहीं पे आपकी क्रिटिकल कितनी है 199, और 698 आपकी सेमी क्रिटिकल में आ जाती हैं यूनिट्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेड, अगर हम बात करें ओवर एक्सप्लॉइटेड की कंडीशंस आपके कौन कौन से राज्य में हमें देखने को मिल रही है अभी, तो बहुत सारे राज्य इसमें शामिल हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आपका हो गया, फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, फिर राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये आपके ओवर एक्सप्लॉइटेड की कैटेगरी में रखे गए हैं, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द RBI has imposed a monetary penalty of rupees dash on Bank of America NA for violation of RBI's instruction on reporting requirements under the liberalized remittance scheme of FEMA 1999, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंक ऑफ अमेरिका है इन्होंने बेसिकली जो फेमा नॉर्म्स है उनको वायलेट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी इन पे जो है लगाई गई है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे ही पेनल्टी यहाँ पे HDFC बैंक पे भी लगाई गई है, तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च इट्स मोबाइल ट्रेडिंग ऐप जिसका नाम है स्काई ऑन Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने जो है अपनी ट्रेडिंग ऐप लॉन्च की है स्काई नाम से, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज HDFC सिक्योरिटीज, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज की बात की जाए तो इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है धीरज रेली, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इस ऐप का नाम क्या है HDFC Sky, ठीक है। Now next question is, how many Indians were featured in a 2023 Power 100 Most Influential People in Art published by आर्ट रिव्यू और लंदन बेस्ड मैगजीन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस लिस्ट में पावर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्ट लिस्ट में इंडिया के 5 पर्सन्स को जो है शामिल किया गया है। इनका नाम है बोस कृष्णम आचार्य जो पेंटर है, एंड इनकी रैंक थी 38। प्रतीक राजा एंड प्रियंका राजा, इनकी रैंक आपकी थी 62। देन नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, दयानिता सिंह जो फोटोग्राफर है, इनकी रैंक थी 78। एंड नताशा गेनवाला जो क्यूरेटर, रिसर्चर एंड राइटर हैं, इनकी रैंक थी 94th रैंक, ठीक है। इन पांचों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, फाइन। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो टॉप 5 आर्टिस्ट थे जिनको इस लिस्ट में फीचर किया गया था, ये आपके यहाँ पे इनके नाम है, आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जैसे नान गोल्डन, देन हितो स्टेरल, देन रेर कृतिका,
रेरकृत, देन साइमन एंड आइजैक जूलियन। ठीक है, तो ये 5 आपके टॉप कैंडिडेट इस लिस्ट में फीचर किए गए थे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल अंडर डैश कैटेगरी स्टेट्स फॉर 2024-2025। तो इंडिया को कौन सी कैटेगरी के लिए यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है एज अ इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कैटेगरी बी के अंडर इंडिया को यहाँ पे जो है शामिल किया गया है। ठीक है, री इलेक्ट किया गया है। अब ये जो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस हुआ था, ये आपका हुआ था जो IMO का 33rd असेंबली थी। ठीक है, उस असेंबली के दौरान यहाँ पे इंडिया का सिलेक्शन किया गया है, और इंडिया के साथ साथ बाकी अदर कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE, इनका भी यहाँ पे सिलेक्शन किया गया था, इनको भी इलेक्ट किया गया था अंडर दी कैटेगरी बी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंडिया जो है IMO का हमेशा आपका मेंबर रहा है, बट 1983 और 1984 ये 2 ऐसे साल थे जहां पे इंडिया इसका मेंबर नहीं था। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसके आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है किटैक लिम, एंड इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। करंट मेंबर्स की बात करें तो 175 मेंबर स्टेट्स यहाँ पे हैं एंड 3 आपके एसोसिएट मेंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात की थी हमने कैटेगरी की, तो IMO की कैटेगरी के बारे में देखें तो यहाँ पे टोटल 3 कैटेगरी आपकी होती हैं। ठीक है, IMO काउंसिल जो है इसमें 40 मेंबर्स आपके हैं और इन्हें 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। 3 कैटेगरी इसमें दी जाती हैं। पहली कैटेगरी है कैटेगरी A, जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर स्टेट्स इसमें 10 हैं, एंड ऐसी कंट्रीज यहाँ पे शामिल की जाती हैं विच हैव अ लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज। ठीक है, कैटेगरी में आप क्या आ जाते हैं, अगेन 10 मेंबर्स एंड कंट्रीज विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट रेट इन अ इंटरनेशनल सीबोर्न ट्रेड। ठीक है, थर्ड आपकी कैटेगरी है कैटेगरी C, जिसमें टोटल 20 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एंड दोज विच हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और नेविगेशन। तो यहाँ पे ऐसे मेंबर कंट्रीज, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट इन तीनों कैटेगरी में रहता है, उनको यहाँ पे जो है काउंसिल इसका बनाया जाता है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे पूछा जा सकता है कितने मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल में, IMO के काउंसिल में, तो 40 मेंबर्स होते हैं। कैटेगरी 1 10 मेंबर्स, कैटेगरी B 10 मेंबर्स एंड कैटेगरी C इज योर 20 मेंबर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर RBI अप्रूव्ड द प्रमोटर ऑफ डैश टू रिटेन अ 26% स्टेक इन द लेंडर। तो यहाँ पे RBI ने कौन से बैंक के प्रमोटर को 26% जो है स्टेक रिटेन करने का यहाँ पे अप्रूवल दिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज CSB बैंक, जो बेसिकली कैथोलिक सीरियन बैंक है। ठीक है, उसके प्रमोटर को यहाँ पे 26% स्टेक को रिटेन करने का यहाँ पे अप्रूवल RBI द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो है जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उन्होंने पहले यहाँ पे 15% का एडवाइस दिया था, पर बाद में इसे 26% इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे CSB बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका केरला में लोकेटेड है, त्रिशूर केरला में, और इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है, इनका नाम है प्रलय मंडल। ठीक है, Now next question है, in November 2023 the Chandrasekhar Ghosh was reappointed as a MD and CEO of Dash for a 3 years। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके आपके चंद्रशेखर घोष जो हैं रीअपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आंसर आपका हो जाएगा ये बैंक है बंधन बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C, और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, the Indian Railways to install AI based surveillance system named Dash to reduce elephant deaths on a railway track। तो इंडियन रेलवेज क्या कर रहे हैं, इंडियन रेलवेज इंस्टॉल करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम, जिससे जो एलिफेंट होते हैं उनके साथ कोलिजन ना हो और उनकी डेथ ना हो। ठीक है, तो इस चीज के लिए यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। अब इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है गजराज। ठीक है, आप सभी को पता है एलिफेंट को हम गजराज बोलते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट्स के लिए सिस्टम बनाया जा रहा है गजराज सिस्टम। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि 700 किलोमीटर्स रेलवे नेटवर्क यहाँ पे जो है बेसिकली इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा आपके 700 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पे, जो आपका असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कवर होएगा।
ठीक है, इन स्टेट्स से होता हुआ ये आपका रहेगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐसे कोलिजन देखने को मिले हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपका लगभग 181 करोड़ तक का यहाँ पे खर्च आने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप इससे पहले या बोल सकते हो सबसे पहले तमिलनाडु जो स्टेट है, तमिलनाडु की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने यहाँ पे AI बेस्ड इसी टाइप का छोटे लेवल पे जो सिस्टम है एलिफेंट्स के एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, वो यहाँ पे यूज़ किया था 2022 में। ठीक है, उसके बाद 2023 में जो है यहाँ पे एक सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया था 11 एलिफेंट्स रूट्स पे जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, जैसे 5 इन अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल एंड 6 इन लुमडिंग असम। तो यहाँ पे इन रूट्स पे ये ऑलरेडी एक बार लगा के देखा जा चुका है। अब इसे जो है अच्छे लेवल पे या बड़े लेवल पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, now next is recently in December the Pharmacy Council of India has launched the revamped version of a DG PharmEd application to provide end-to-end services to pharmacy institutions or a pharmacist. Now question here is who is the current president of Pharmacy Council of India? तो current president आपके Pharmacy Council of India के हैं, इनका नाम है मोंटू कुमार एम पटेल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। और आपका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन है? मोंटू कुमार एम पटेल एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Dash has become the India's 84th Grandmaster during the 4th edition of a low-bid open चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन बार्सिलोना स्पेन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 84th ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बनी है वैशाली रमेश बाबू, जो तमिलनाडु की आपके प्लेयर हैं। ठीक है, चेस प्लेयर, और ये जो है इंडिया के 3rd फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, इनसे पहले 2002 में कोनेरू हम्पी एंड हारिका द्रोनावाली जो 2011 में ग्रैंड मास्टर बनी थी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है जो वैशाली है, वैशाली आपके प्रज्ञनंदा जो हमारे ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर हैं, उनकी सिस्टर हैं, और ये वर्ल्ड का पहला सिस्टर ब्रदर पेयर बना है ग्रैंड मास्टर का। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो इनकी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 2023 में और आपके कितने ग्रैंड मास्टर बने हैं? ठीक है, इनका नाम देख लेते हैं, जैसे कौस्तुभ चैटर्जी वेस्ट बंगाल से, प्रणेश एम फ्रॉम तमिलनाडु, विघ्नेश NR फ्रॉम तमिलनाडु, देन आपके सयंतन दास फ्रॉम वेस्ट बंगाल, विपुला प्रणीत तेलंगाना, आदित्य समंत फ्रॉम महाराष्ट्र एंड 84th ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, now next is National Pollution Control Day or a National Pollution Prevention Day is annually observed across the globe on Dash in a memory of those who lost their lives in a disastrous 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे या नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 2 दिसंबर को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इस साल हमने जो है 39th एनिवर्सरी इस ट्रेजेडी की जो है ऑब्जर्व की थी 2023 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस ट्रेजेडी में कौन सी हजार्डस गैस जो है वो रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो मेन गैस आपकी थी। ठीक है, और इसके साथ अदर आपकी पॉइजनस गैस भी लीक यहाँ पे हुई थी पेस्टिसाइड प्लांट से, विच वॉज यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी सेक्टर इन दी स्टेट। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने यहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MOU साइन किया है, ताकि यहाँ का जो आपका डेयरी सेक्टर है उसको यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट मिल सके। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज असम। एंड यहाँ पे इन्होंने असम की गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि असम का मिल्क प्रोडक्शन जो है ये आपका इंक्रीज करेंगे 39 लाख लीटर्स पर डे। अभी कितना है ये? 29 लाख लीटर्स पर डे है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है कि जो हमारा नेशनल मिल्क डे हुआ था, ठीक है, कब नेशनल मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं? तो 26 नवंबर को करते हैं, और इस दिन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज किया गया था। अब इसके अकॉर्डिंग, इस स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन शेयर जो है इंडिया में कौन से स्टेट का है? ये आपका देखा गया है उत्तर प्रदेश का, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे सिस्टम फॉर एफर्टलेस स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे
इंडिया का कौन सा आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें CTX सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा और ये दिसंबर के एंड तक फुली फंक्शन या फुली ऑपरेशनल यहाँ पे किया जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ये बैंगलोर का आपका एयरपोर्ट है, कैपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे जो है ट्रायल रन इसका चल रहा है और इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि दिसंबर एंड तक ये यहाँ पे फुली ऑपरेशन इसको कर देंगे। ठीक है, now next is, according to the government report titled the third national communication to United Nations Framework Convention on Climate Change, India reduced its GDP gross domestic product emission intensity by -% between 2005 and 2019। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि एमिशन जो आपका GDP एमिशन इंटेंसिटी होता क्या है। अब देखो एमिशन इंटेंसिटी या GDP एमिशन इंटेंसिटी ये है क्या, इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है विच इज डिवाइडेड बाय टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो इससे हमारा एमिशन इंटेंसिटी निकल जाता है और यहाँ पे इन्होंने बोला है 2005 से 2019 के बीच में जो ये आपका एमिशन इंटेंसिटी है ये कितना % आपका रिड्यूस हुआ है, तो ये आपका रिड्यूस हुआ है 33%, जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। एंड ये आपका आप लगा सकते हो इट इज़ 11 years अहेड ऑफ आवर टारगेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे बात करते हैं की पॉइंट्स की, जो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंडियाज एवरेज रेट ऑफ एमिशन रिडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.5% एनुअली। तो 2014 से 2016 के बीच में इंडिया का एमिशन रिडक्शन जो है वो 1.5% जो है वो इंक्रीज हुआ था एनुअली। ठीक है, फिर ये 2016 से 2019 के बीच में 3% एनुअली हो गया, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ किया है हमने। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, इंडिया क्रिएटेड एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 1.97 मिलियन टन्स। तो कार्बन सिंक क्या होता है, बेसिकली जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम उसे एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कार्बन सिंक होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि इंडिया जो है, India is on a track to reach its commitment as a part of a UNFCCC to reduce emission by 45% by the 2030। तो जो हमारा टारगेट है, जो हमारी कमिटमेंट है कि हम ऐसा करेंगे, ये हम अभी तक जो है सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जो है अपना जो टारगेट हमने बोला है वो बहुत जल्द ही अचीव कर लेंगे और टाइमली अचीव कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड ट्रीज अमाउंट जो इंडिया में आपको है देखने को मिलेंगे, ये है 24.56%। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर रिमूव्ड 4,85,472 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ऑफ एमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा डेटा आपको बता रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज फॉरेस्ट। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट इज कंसिडरिंग द टोटल एमिशन एंड रिमूवल्स, इंडियाज नेट एडिशनल एमिशन इन 2019 वर इट वॉज 26,46,556। ठीक है, विच इज समवेयर अराउंड 2.6 बिलियन टन्स ऑफ CO2। ठीक है, CO2 एमिशन। Now next question is, the World Computer Literacy Day is annually observed across the globe on dash to promote digital literacy and raise awareness in undeserved communities across the globe। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं 2 दिसंबर को। ठीक है, और इस साल हमने इसका 23rd एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस डे को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने शुरुआत की थी इसकी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूटेड दी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। और इसकी शुरुआत या सबसे पहला हमारा जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो ऑब्जर्व कब किया गया था, तो 2001 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नाउ इस इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। इसके आपके करंट CEO कौन है, इनका नाम है सपनेश लाला। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। अब इंडिया में कौन कौन से डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव जो हैं वो अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन या फिर डिजिटल साक्षरता अभियान आप इसे कह सकते हो, या दिशा स्कीम कह सकते हो, विच इज़ अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो ट्रेन करता है, ठीक है, जो ट्रेन करता है ट्रेनर्स को, सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ डिजिटल लिटरेसी टू सिटीजन्स हु हैव नो डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये पर्सन्स को ट्रेन कर रहे हैं, जो ट्रेनर्स हैं वो फर्दर लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि वो डिजिटली जो है डिजिटल लिटरेसी जो है बढ़ाए आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। ठीक है,
डिजिटल इंडिया यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रोग्राम है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विद अ विजन टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा चलाए गए हैं या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एज पर द Q3 of 2023, जो कैलेंडर ईयर का Q3 है, मेरकॉम इंडिया रूफटॉप सोलर रिपोर्ट रिलीज बाय द मेरकॉम इंडिया रिसर्च, द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन इंडिया रजिस्टर्ड अ राइज ऑफ -% ईयर ऑन ईयर टू 431 मेगावाट इन जुलाई टू सितंबर 2023। तो यहाँ पे देखा गया है जो Q3 था कैलेंडर ईयर का 2023 का, इसमें यहाँ पे इंडिया ने रजिस्टर किया है राइज ऑफ 36.41% ऑफ योर सोलर इंस्टॉलेशन। रूफटॉप सोलर जो है इंस्टॉलेशन यहाँ पे इस बार बढ़ी है, कितनी बड़ी है? 36.41% तक बढ़ी है। ठीक है, now next is the world's first portable hospital, the Arogya Maitri 8 Cube was recently in December unveiled in Dash। तो सबसे पहला, ठीक है, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसे आप कहीं भी जो है ले जा सकते हो, एयरलिफ्ट कर सकते हो और उसे आप अटैच करके प्रॉपर एक क्यूब बना सकते हो जहाँ पे जो है आपके जैसे छोटी जो इंजरीज होंगी उनको यहाँ पे केटर किया जा सकेगा। ठीक है, अब इसे जो है आपका अनवील कहाँ पे किया गया था? इसे गुरुग्राम हरियाणा में अनवील किया गया था। ठीक है, अब ये जो आपका बेसिकली पोर्टेबल 8 क्यूब है, इसे डेवलप किसने किया है, डिजाइन किसने किया है? तो इसे डिजाइन किया गया है अंडर दी प्रोजेक्ट भीष्म। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इस प्रोजेक्ट का नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। इस प्रोजेक्ट के अंडर इसे जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है कि इसमें 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स हैं जिसे जोड़ के आप इसे वो जो है एक प्रॉपर क्यूब बना सकते हो और डिटैचेबल बंद करके इसको जो है एयरलिफ्ट करके आप कहीं भी ले जाओ इसको। ठीक है, साथ में ही आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 पेशेंट्स की है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इसको देख सकते हो किस टाइप का ये आपका दिखेगा। ठीक है, और जैसे आपकी बुलेट इंजरीज हो गई, बर्न्स हो गया या हेड हो गया, स्पाइनल चेस्ट इंजरीज यहाँ पे केटर की जा सकती हैं। ठीक है, एक तरह से आप बोलो कि इमरजेंसी के लिए ये पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अब कहीं पे ऐसा होता है जैसे फ्लड आया है, वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, आपको जो है सामान वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे इजीली जो है एयरलिफ्ट करके ले जाओ और वहाँ पे आप इमरजेंसी में जो है जो पेशेंट्स हैं उनको देख सकते हो आसानी से, तो काफ़ी हेल्पफुल ये रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंडिया रैंक डैश अमंग द 64th कंट्री इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। तो इंडिया की रैंक आपकी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में कितनी आई है? तो ये आपकी है 49th रैंक आउट ऑफ 64 कंट्रीज। ठीक है, टोटल कंट्रीज कितनी थी? 64 थी, जिसमें से इंडिया की रैंक आपकी 49 रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे यूएसए था, फिर नीदरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर हम लास्ट 3 कंट्रीज की बात करें तो आपका कोलंबिया जो है ये 62nd आपकी कंट्री थी, फिर मंगोलिया 63rd एंड 64th सबसे लास्ट जो थी ये थी आपकी वेनेजुला। ठीक है, नाउ अब जो ये आपकी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है ये आपकी बेस्ड होती है 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस पे ये बेस्ड होता है। इसके बेसिस पे ही इसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे जो है रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कंट्रीज को। अब यहाँ पे अगर लास्ट ईयर की बात की जाए 2022 की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 44th पोजीशन थी। ठीक है, नाउ अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है जीन फोरेंकियोस मेंजोनी एंड इसे 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे इस कॉम्पिटिटिव रैंकिंग की। ठीक है, जैसे इंडिया जो है, इंडिया अगर एशिया पैसिफिक रीजन की यहाँ पे बात की जाए, टोटल यहाँ पे 14 कंट्रीज हैं जिसमें से 12 पोजीशन इंडिया की यहाँ पे रही है। इंडिया की अगर हम यहाँ पे देखें प्रीवियस ईयर्स की रिपोर्ट तो उसमें से इंडिया की जो है रैंकिंग आपकी 11th रही है, बट इस साल ये आपकी जो है 12th पोजीशन पे रहा है इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में। वहीं पे
हमने 3 कैटेगरी की बात की थी, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस। तो टेक्नोलॉजी के डोमेन में इंडिया की जो रैंक थी वो 50th रैंक थी, वहीं पे फ्यूचर रेडीनेस पैरामीटर में इंडिया की रैंक आपकी 51 थी। ठीक है, अब कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे इंडिया जो है अभी पिछड़ा हुआ है, जैसे टैबलेट पोजेशन हो गया, इंटरनेट रिटेलिंग एंड ई गवर्नेंस हो गया। वहीं पे हमें कुछ पैरामीटर्स ऐसा देखने को मिले हैं जिसमें इंडिया की काफ़ी इंप्रूवमेंट रही है, जैसे टैलेंट ट्रेनिंग हो गया एंड एजुकेशन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जो यूएसए जो है आपका फर्स्ट नंबर पे रहा था, और इसमें जो तीनों कैटेगरीज में ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो यूएसए की काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से ये रैंक 1 पे बना हुआ है। ठीक है, वहीं पे आपका जो नॉलेज वाली पैरामीटर है, नॉलेज वाले पैरामीटर में सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया है वो किया है आपका स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, और डेनमार्क जो है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो 2022 की रिपोर्ट थी वहाँ पे टॉप आपका किया था डेनमार्क ने, और इस बार डेनमार्क की जो पोजीशन है वो आपकी 4th प्लेस पे है। और ये यहाँ पे डिक्लाइन क्यों देखने को मिला है, क्योंकि जो आपका फ्यूचर रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजी फैक्टर्स है, इसमें डेनमार्क का जो आपका परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं था, जिस वजह से डेनमार्क इस बार 4th प्लेस में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, now next is name the organization that has approved a 200 million US dollar loan for Uttarakhand climate resilient पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे 200 मिलियन US डॉलर का अप्रूवल दिया है उत्तराखंड के क्लाइमेट रेसिलेंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो मेन एम क्या है कि यहाँ 24/7 पावर सप्लाई जो है यहाँ के रेजिडेंट को दी जाए, इसको अचीव करने के लिए ये यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ नोट करना है कि जो जापान फंड फॉर प्रॉस्पर एंड रेसिडेंट एशिया एंड पैसिफिक है, विच इज फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान, इन्होंने एडीबी के थ्रू यहाँ पे 2 मिलियन US डॉलर का ग्रांट प्रोवाइड करना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज recently in December, which among the following NBFC has partnered with DBS Bank India, Visa and Amazon for providing a extensive range of services to MSME enterprises? तो इनमें से कौन सा आपका NBFC है जिन्होंने इन तीनों के साथ जो है पार्टनरशिप की है? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी गोदरेज कैपिटल, जो आपका पार्ट है गोदरेज ग्रुप का। ठीक है, नाउ अब जो अमेजोन है, अमेजोन ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। अब इस पार्टनरशिप के थ्रू क्या होगा, Amazon will list MSME products in their website। जो MSME के प्रोडक्ट हैं इनको Amazon की वेबसाइट पे लिस्ट किया जाएगा, और इन्हें 3 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है Amazon ई कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रोग्राम का वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, वीज़ा की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पेमेंट सॉल्यूशन MSME को प्रोवाइड कर रहे हैं इनके निर्माण प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, DBS बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है इसका कॉम्प्रिहेंसिव सूट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2023 द केरला स्टार्टअप मिशन कुसुम एंड बिजनेस फिनलैंड हैव साइंड MOU टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया एंड फिनलैंड, व्हेन वाज द कुसुम एस्टैब्लिश्ड? तो देखो, केरला स्टार्टअप मिशन जो है इसे 2006 में स्टार्ट किया गया था, और ये केरला गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका मेन काम क्या है, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन अ केरला। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे ये MOU जो है वो साइन किया गया था ड्यूरिंग द स्लैश 2023। बेसिकली स्लैश जैसे बंगाल ग्लोबल आपका बिजनेस समिट हुआ था, वैसे ही स्लैश भी आपका एक इवेंट है जहाँ पे जो हेलेंस्की फिनलैंड में आपका हुआ था, जिसका काम क्या है, टू ब्रिंग्स टुगेदर एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर एंड वेंचर कैपिटल फर्म्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब जो MOU था आपका, ये बेसिकली कुसुम के जो वॉलंटियर थे एंड बिजनेस फाइनेंस सीनियर डायरेक्टर आपके थे लॉरा लेंडेमन, इनके बीच में साइन किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द 17th एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशिया 2023 हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट फीचर्ड हाउ मेनी इंडियन इन दिस लिस्ट? तो जो ये लिस्ट थी आपकी फिलैंथ्रोपी लिस्ट, इस लिस्ट में इंडिया के जो हैं आपके 3 मेंबर्स इंडिया के जो हैं वो यहाँ पे हाईलाइट किए गए थे या उन्हें फीचर किया गया था। कौन कौन से मेंबर हैं ये अभी हम देखेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन से 15 फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं इंडिया के कौन कौन से फिलैंथ्रोपी इसमें शामिल किए गए हैं। इनका नाम है कुशल पाल सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका, कुशल पाल सिंह,
केपी सिंह, चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ डीएलएफ लिमिटेड, देन नंदन नीलकानी, को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, निखिल कामत जो को फाउंडर एंड आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जीरोधा के। ठीक है, नाउ अब फोर्ब्स की बात कर लेते हैं। फोर्ब्स के सीईओ कौन है? इनका नाम है मिक फेडरल एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जर्सी सिटी यूएसए में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रिसीव द वाइस विच इज वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन प्राइज, ठीक है, फॉर एजुकेशन 2023 बाय द कतार फाउंडेशन। तो यहाँ पे इंडिया की जो सफीना हुसैन है, ठीक है, इंडिया की सफीना हुसैन को ये अवार्ड दिया गया है और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको ये प्राइज दिया गया है। सफीना हुसैन जी की बात करें तो ये फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर हैं एजुकेट गर्ल्स की, जो एक एनजीओ है। ठीक है, एंड जो 11th एडिशन हुआ था आपका वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन का, जो आपका नवंबर के मंथ में होता, वहां पे इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, इनको यहाँ पे प्राइज मनी 5 लाख का दिया गया है, 5 लाख यूएस डॉलर का अलॉन्ग विद अ मेडल। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब सफीना हुसैन जी की बात करें तो इन्हें 2017 में जो है नीति आयोग विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया गया था। 2016 में इन्हें एनडीटीवी लॉरेल पैरिस विमेन ऑफ द वर्थ अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, अब इनके एनजीओ की अगर बात की जाए उसके इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देखेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले ये हम इमेज देख लेते हैं कि जो आपके समिट हुई थी वर्ल्ड इनोवेशन समिट, वहां पे इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नाउ अदर पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं, जैसे एजुकेट गर्ल्स जिसकी ये आपकी को फाउंडर हैं, इन्होंने यहाँ पे इसे 2007 में स्टैब्लिश किया था एंड ये जो आपका एनजीओ है बेसिकली इसने एनरोल किया है 1.4 मिलियन गर्ल्स को स्कूल्स में। साथ में ही इट ऑल्सो सपोर्ट्स द एजुकेशन फॉर मोर देन 18.6 मिलियन चिल्ड्रन थ्रू द गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अवार्ड की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एनजीओ को स्कूल अवार्ड मिला था 2015 में, 2014 में यूएस एड मिलेनियम अलायंस अवार्ड दिया गया था 2014 में, अगेन स्टार इम्पैक्ट अवार्ड भी इन्हें मिला था। 2011 में इंडियन डेवलपमेंट मार्केट अवार्ड इन्हें दिया गया था फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नाउ एजुकेट गर्ल्स वाज वन ऑफ द विनर ऑफ अ वाइज अवार्ड इन 2014। ठीक है, इसके अलावा वाइस प्राइज की बात करें तो वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन इसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया था बाय हर हाइनेस शेखा मोजा बिन नसेर, चेयरपर्सन एंड को फाउंडर ऑफ कतार फाउंडेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है? ये अवार्ड इंडिविजुअल या टीम को दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी एजुकेशन। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, which among the following organization recently in December has unveiled a new initiative to safeguard Hindu Kush Himalayas from climate risk? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे अनवील किया है एक नया इनिशिएटिव हिंदू कुश हिमालयाज फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, इसके बारे में अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं हिंदू कुश हिमालयाज जो है, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ना पैरेट ग्रीन सा, ये आपका हिंदू कुश हिमालयस है जो आपका पाकिस्तान में भी लाई करता है, फिर अफगानिस्तान में, इंडिया में, नेपाल, भूटान, चाइना में। ठीक है, तो ये पूरा आपका बेल्ट जो है ये आपका क्या है, हिंदू कुश हिमालयस। अब यहाँ पे बात की जा रही है, ये देखो आप सभी को पता है हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हिमालयन रीजन में जो आपके ग्लेशियर हैं वो भी मेल्ट होंगे। अगर वो मेल्ट होंगे तो जो आपका रिवर्स में लेवल है वाटर का वो भी इंक्रीज होएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट आपके जो है क्लाइमेटिक रिस्क हमें फेस करने को मिल सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव में क्या होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है डीप एनालिसिस करेगा मल्टी हैजार्ड रिस्क का, जैसे फ्लड हो गया आपका या अर्थक्वेक वगैरह हो गए। ठीक है, इनका इन भूटान एंड नेपाल। ठीक है, अब यहाँ पे मेन एम जो इसका देखा जा रहा है वो क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब अगर कुछ ऐसा इस एनालिसिस में इनको मिलता है तो ये अर्ली वार्निंग्स जारी करेंगे। ठीक है, साथ में ही क्लाइमेट रेसिलेंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, फिर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज रहेंगी इन अ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी आगे डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा।
Now next is name the personality who is appointed as a youth voter awareness ambassador for Jammu and Kashmir. तो इनमें से कौन से आपके क्रिकेटर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है यूथ वोटर अवेयरनेस ambassador जम्मू एंड कश्मीर का? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, सुरेश कुमार रैना को। ठीक है, अब इनका काम क्या रहेगा? बेसिकली एम्बेसडर है तो इन्हें जो है अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट करनी है अमंग द यंगस्टर कि वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसका पार्ट बने, उसके पार्टिसिपेट करें। ठीक है, बेसिकली जो इलेक्शंस होते हैं उनमें अपना वोट दे ताकि जो वोट काउंट है वो बढ़े। ठीक है, तो आंसर क्या है? सुरेश कुमार रैना को यहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया है। साथ में ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? तो इनका नाम है पांडुरंग के पोल। ठीक है, now next is recently in December the State Bank of India's shareholding in Jio Payment Bank Limited reduced to -% in financial year 2022-2023 from 30%। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर होल्डिंग है जियो पेमेंट बैंक में, ये पहले 30% था, अब इसे कम करके कितना कर दिया गया है? तो इसे अभी 23% कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नाउ जियो पेमेंट बैंक की यहाँ पे बात करें अगर, तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है विनोद एसवरन और इसका हेडक्वार्टर आपका नावी मुंबई में लोकेटेड है और इसे 2018 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 4 दिसंबर को। ठीक है, और इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, तो इस साल हमारा जो है 4th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Now next is which among the following company appointed cricketer स्मृति मंधाना as its ambassador। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इन्हें एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को? तो आंसर हेयर इज पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, जैसे एमडी सीईओ हैं आपके पीएनबी मेटलाइफ के आशीष कुमार श्रीवास्तव और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल भी कर सकते हो हमें benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।